गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको हमारे चैनल के जो वीडियो है इनकी अपडेट है वो मिलती रहे। अपनी जो ये ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही है इसमें अपना BA जो सेकेंड ईयर है इसकी भारतीय राज्य व्यवस्था जो बुक है इसमें अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। हर एग्जाम में जो नीति निर्देशक तत्व है कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें इससे सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपने को उस हिसाब से इसको तैयार करना है ताकि आने वाले समय में जो भी कोई एग्जाम हो उसमें अपना क्वेश्चन है वो सही हो। अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये निर्देशक तत्व है, ये राज्य को निर्देश देते हैं। सिर्फ इनका काम क्या है, निर्देश देना है कि स्टेट को या राज्य को अपनी नीतियां इस प्रकार से बनानी है ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कल्याण हो। इस बात का ध्यान रखना। सीधा अपने को क्वेश्चन पूछ ले कि DPSP है, शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। तो भारतीय संविधान में ये कहाँ है, तो अपने को ध्यान रखना है भाग 4 कहाँ है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। और कहाँ से लिए गए DPSP या निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिए गए, तो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। एक बात मैं आपके क्लियर कर देता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। ये जो अपन आज निर्देशक तत्व कहते हैं ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था उसमें ये निर्देशक उपकरण के नाम से थे। किसके नाम थे, निर्देशक उपकरण के नाम से थे। और उस समय इनको आयरलैंड से ले लिया गया था और वर्तमान में इसे अपन क्या कहते हैं, निर्देशक तत्व कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो इसका बात का ध्यान रखना, क्योंकि इनको 1935 के जो अधिनियम है उस समय इनको क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। तो सीधा अपने को ध्यान रखना है निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इनकी प्रकृति, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, सकारात्मक है। इनकी प्रकृति वो कैसी है, सकारात्मक है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। सकारात्मक का मतलब क्या होता है, यह है आदर्शवादी है। ये राज्य को है वो बोलते हैं कि राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य इसको इस प्रकार की कानून वो बनाने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। सकारात्मक का मतलब है ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात हम निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते, मतलब ये निषेधात्मक नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। इनके लिए शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो चाहिए शब्द का, निर्देशक जो तत्व है इनके लिए चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए, मतलब आदर्शवादी है, ये सकारात्मक प्रवृत्ति के है। तो इसमें चाहिए जो शब्द है इसका प्रयोग है वो ज़्यादा किया गया है। इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो आदर्शवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य, ये राज्य को निर्देश देते हैं कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये जो निर्देशक तत्व है इनका क्या करना चाहिए, निर्देश देते हैं कि इनको मानना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, उस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। उस राज्य को क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी, उस राज्य को है वो लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रकृति इसकी सकारात्मक है, ये आदर्शवादी होते हैं, वादियों के नहीं है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर जो सप्रू समिति है, इस समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए गए। सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि नीति निर्देशक तत्वों को
किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? किस पर? तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और ये भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और जब 1935 के अधिनियम में इन्हें निदेशक उपकरण के नाम से जोड़ा गया तब ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। इस बात का ध्यान रखना है। अब अपने थोड़े से इनके अनुच्छेद इनकी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 है, इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद जो 12 में भी मूल अधिकार अनुच्छेद अपन 12 पढ़ा था, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इसमें 36 में भी राज्य की परिभाषा है। जो 12 में जो परिभाषा दी गई राज्य की, वही किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 36 में बताई गई है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 36 है, ये वो नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा निर्देश के रूप में प्रदान किए गए हैं और इससे नीति निर्देशक तत्वों का राज्य का क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। मतलब ये राज्य को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए। तो डीपीएसपी है, इस प्रकार राज्य को निर्देश देते हैं। तो इसको पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक भी कहते हैं। 36 में ध्यान रखना है राज्य की परिभाषा। और ये राज्य, ये वो जो राज्य है उसके पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक भी है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। अपन ने मूल अधिकार पढ़ा था। अगर हमारे मूल अधिकार नहीं मिले तो हम राज्य के विरुद्ध या व्यक्ति के विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका में जा सकते हैं। परंतु नीति निर्देशक तत्व है वो क्या नहीं है? डीपीएसपी है, वो वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब है हम नीति निर्देशक तत्वों पर कोई कानूनी शक्ति है वो कार्य नहीं करती। नीति निर्देशक तत्व है, इन पर कोई कानूनी शक्ति वो क्या नहीं करती? कार्य नहीं करती। अर्थात अपनी न्यायपालिका के शरण में नहीं जा सकते। ये सिर्फ क्या करते हैं? राज्य को निर्देश देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात इन पर कोई भी कानूनी शक्ति कार्य नहीं करती है। अपन न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में है, अनुच्छेद जो 38 है, अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अनुच्छेद जो 38 है, इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 38 है, इसमें राज्य लोक कल्याण मतलब लोगों का कल्याण करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाएगा ताकि लोगों का क्या हो? ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो? कल्याण हो और लोग आर्थिक और सामाजिक कल्याण है उसमें वृद्धि हो। इस प्रकार के राज्य क्या करेगा? नीतियां है वो बनाएगा, जिससे लोगों में, समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी लोग क्या रहे? बराबर रहे। इस प्रकार के जो नीतियां हैं उनका राज्य निर्माण करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोक कल्याण की अभिवृद्धि है तो उचित कदम उठाएगा। किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 38 में। अब दो विचारे गए, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व उसके बारे में कहा है। केटी शाह है, इन्होंने जो डीपीएसपी है इनके बारे में कहा है। ये उस चेक की भांति है, नीति निर्देशक तत्व है उस चेक की भांति है। नीति निर्देशक तत्व है उस चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया। केटी शाह इसने कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उस चेक की भांति है जिसका भुगतान किसकी इच्छा पर छोड़ दिया है? बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया। ये बात कौन कहता है? केटी शाह कहता है। क्या बात कहता है? कि नीति निर्देशक तत्व है या डीपीएसपी उस चेक की भांति है जिसका भुगतान किस पर निर्भर करता है? बैंक पर निर्भर करता है। इस बात का ध्यान रखना। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। केटी शाह है, इन्होंने डीपीएसपी को या जो नीति निर्देशक तत्व है इनके बारे में क्या कहा है?
तो उन्होंने कहा कि डीपीएस है वो उस चेक की भांति है जिसका भुगतान है वो बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो जॉन ऑस्टिन एक इंग्लिश विचारक है, जॉन ऑस्टिन, इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है कि इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व है या डीपीएस की है ये राज्य की आत्मा है। राज्य की क्या है? राज्य की आत्मा है। तो सीधा जाने का है डीपीएस की या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कौन कहता है? ऑस्टिन कहता है। कौन कहता है? ऑस्टिन कहता है। अपन ने केटी साहब पढ़ा उन्होंने उस चेक की बातें का जिसकी इच्छा किस पर निर्भर करती है? बैंक पर निर्भर करती है। और नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा। इस बात का ध्यान रखना है। टीटी कृष्णामाचारी इन्होंने जो डीपीएस की है इनको भावनाओं का अस्थायी कूड़ागृह कहा है। इस बात का ध्यान रखना है। तो टीटी कृष्णामाचारी है, इन्होंने जो नीति निर्देशक तत्व है इनको क्या कहा है? भावनाओं का अस्थायी कूड़ागृह या कचरा पात्र का है। तो तीनों का अपने को ध्यान रखना है। केटी साहब उसने उस चेक की बातें कहा है जिसकी इच्छा बैंक पर निर्भर है। ऑस्टिन ने डीपीएस की या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा का है। और टीटी कृष्णामाचारी है, इन्होंने जो संविधान निर्माता समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसके सदस्य थे, इन्होंने कहा कि निर्देशक तत्व क्या है? भावनाओं का अस्थायी कूड़ागृह या कचरा पात्र है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 38 अपन ने पढ़ लिया है। 36 राज्य की परिभाषा है। 37 में यह वाद योग्य नहीं, इनकी प्रकृति सकारात्मक है। और अनुच्छेद 38 में ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि या राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा या अपनी ऐसी नीतियां बनेगा। अनुच्छेद 39 है, इसमें स्त्री और पुरुष इनमें आर्थिक समानता स्थापित करना। राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाएगा जिसमें स्त्री और पुरुष है इनमें आर्थिक समानता इसकी क्या करेगा? स्थापना करेगा। अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया कि राज्य इस प्रकार के कानून बनाएगा जिससे स्त्री और पुरुष है दोनों में क्या हो? आर्थिक समानता है ये बनी रहे। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 39 में यह समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, एक समान कार्य है तो उसके लिए क्या मिलेगा? एक समान वेतन मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और इस अनुच्छेद में ये सामूहिक हित राज्य है वो सामूहिक हित व सार्वजनिक हित की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 ध्यान रखना, राज्य है जो आर्थिक असमानता है स्त्री और पुरुषों में उसको कम से कम करेगा, आर्थिक समानता स्थापित करेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री और पुरुष है इनको अगर एक काम समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान मिलेगा। और सामूहिक तथा सार्वजनिक हित है या लाभ के लिए राज्य क्या करेगा? ऐसी नीतियां बनाएगा जिसमें सभी का क्या हो? कल्याण हो। ये बात अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 इसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अनुच्छेद 39 में एक अनुच्छेद 39 ए या क जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जो अपने देश में क्या लगा हुआ था? आपातकाल लगा हुआ था इंदिरा गांधी के समय, और उसमें जोड़ा गया था निःशुल्क और विधिक या कानूनी सहायता। क्वेश्चन पूछ लेगा अनुच्छेद 39 ए में क्या है? तो क्या है? निःशुल्क विधिक या कानूनी सहायता है। अगर कोई मान लो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है
उनके लिए कानूनी सहायता वो भी क्या की करवाई जा रही है, निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, ये कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 क्या है वो 42 में संविधान संशोधन 1976 इसमें जोड़ा गया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। काफी बार पूछा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता की बात या कानूनी सहायता की बात है किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 39 क्या में, और इनको कब मूल संविधान में ये नहीं था, इस बात का ध्यान रखना है। इसको 42 में संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो ये बात अनुच्छेद 39 में थी। अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 में क्या है? राज्य को निर्देश दिया गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया था। अब वर्तमान समय में वैसे जो पंचायती राज इसकी शुरुआत तो 2 अक्टूबर 1959 को ही कर दी गई थी, परंतु इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर परंतु इसको संविधान में मान्यता है वो भाग 9 में 11वीं अनुसूची में और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। तो इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायत में गठन का प्रावधान था। शुरुआत पंचायती राज की 2 अक्टूबर 1959 को हो गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, परंतु इसको संविधान में मान्यता है भाग 9 में 11वीं अनुसूची और 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से पीवी जो नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे उस समय इसको संविधान है, इसमें क्या मिली थी? संविधान का भाग बनाता है पंचायती राज। तो अनुच्छेद 40 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 41, 42 और 43 ये तीनों है वो एक जैसे है। अनुच्छेद 41 में राज्य है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता, काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41 में है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछा भी गया है। नरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून जो मनरेगा है, मनरेगा है, इसमें इसका नीति निर्देशक तत्वों के है वो किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है, क्योंकि कुछ दशाओं में राज्य काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार से अभी कोविड-19 महामारी चल रही है और सरकार को क्या देना चाहिए? लोगों को लोक सहायता सरकार जैसे निःशुल्क किसी को मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 500 रुपये महिलाओं के खातों में डलवा रहे हैं और लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये किस में आते हैं? ये अनुच्छेद 40 में आते हैं। और नरेगा का पूछा गया है कि जो ये मनरेगा है किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 41 में। इन 3 वर्णों का ध्यान रखना, काम, शिक्षा और लोक सहायता किन के लिए? जो गुजर गए, जो दिव्यांग है, जो बेकार मतलब जो बेरोजगार है, उन लोगों के लिए है व्यवस्था है। राज्य उन लोगों के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद जो 42 है इसमें काम की मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा। सीधा इसमें इसी का ये है, इसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता का प्रावधान। इसमें मानवोचित दशाएं मतलब मानव है किस दशा में काम कर सकता है उस प्रकार की दशाएं उपलब्ध कराएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में। और महिलाओं को है वो प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता है वो भी क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 41 में है काम, शिक्षा और लोक सहायता है, इसका प्रावधान करेगा कुछ परिस्थितियों में। और अनुच्छेद 42 में मानव मतलब मानव किस दशा में काम कर सकता है उस प्रकार की दशाएं उपलब्ध करेगा। और महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। महिलाओं को
उस समय वो थोड़ी सी क्या करेगा, सरकार है वो या राज्य है वो इस प्रकार की नीतियाँ बनाएगा ताकि महिलाओं को जो प्रसूति का उसका समय है उसमें उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 में कर्मकारों, श्रमिकों, निर्वहन मजदूरी, कर्मकारों, श्रमिकों को निर्वहन मजदूरी कहने का मतलब ये है इसमें कि जो न्यूनतम वेतन हो वो उपलब्ध कराएगा। ये नहीं है कि राज्य ने काम दे दिया और वेतन है उसका कोई प्रावधान नहीं है, वो वेतन उपलब्ध रहेगा जिससे उनका क्या चल जाए, उनका जीवन का गुजारा चल जाए। तो इस बात का तीनों संबंधित है। इसमें कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता है इसका प्रावधान करेगा। इसमें मानव के काम करने की वो दशाएं उपलब्ध रहेगा और प्रसूति सहायता में महिलाओं को है वो छूट प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 43 में कर्मकारों या श्रमिक है उनके निर्वहन मजदूरी तो उनको न्यूनतम वेतन देगा ताकि उस वेतन से उनका जीवन या उनका गुजारा है वो आराम से चल जाए। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 43 में एक बात और जोड़ी गई है जो मूल संविधान में नहीं थी। अनुच्छेद 43 में ये है, अनुच्छेद 43 ये है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 43 ए, अनुच्छेद 43 ए है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और इसमें क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका, कर्मकारों की भूमिका, मतलब उद्योग है, धंधे है, उसमें जो श्रमिक है उनका भी कुछ हिस्सा होना चाहिए। उद्योगों का प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भूमिका है, उसका भी उनको भी अपना हक मिले। तो इस प्रकार की राज्य क्या करेगी, व्यवस्था करेगा। और ये मूल संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 43 ए को 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये है क्या, इसमें उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिक है उनकी भूमिका भी क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 43 बी है, इसको 97वां संविधान संशोधन 2012, अपने जो संविधान 9B भाग है, 9B जिसमें ZH से लेकर ZT तक कानून है। तो 97वां संविधान संशोधन 2012 में किनके समय हुआ था, मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था, प्रधानमंत्री थे वो। और 97वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ और इसमें क्या किया गया, सहकारिता को प्रोत्साहन दिया गया। सहकारिता को क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। लोग आपस में मिलजुल कर वो काम करे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रोजगार मिले। तो इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 43 ए है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका की बात कर रहा है, भूमिका बढ़ाई जाए इसकी। और 43 बी है, इसको 97वां संविधान संशोधन संविधान में 97वां संशोधन किया गया कब, 2012 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। इसमें क्या किया गया, सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाए जिसमें जो सहकारिता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रोत्साहन मिले, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना काम करे। तो इस बात का ध्यान रखना है। अपन आगे के जो नीति निषेध तत्व है, DPSP है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, इतना ही पढ़ेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।